Good evening and welcome everyone to this session, guys. So we were discussing yesterday Article 20 of the Constitution, Fundamental Right, Article 20. No retrospective application of criminal laws, no self-incriminating evidence, no double jeopardy. Three things: no double jeopardy, no retrospective application of laws, criminal laws, and no self-incriminating evidence. This is the essence of Article 20 in the Constitution of India. Fundamental right that nobody can be forced to give self-incriminating, खुद को फंसाने वाला प्रूफ या कुछ ऐसा, मैंने चोरी की है ये बोलने से प्रूव नहीं हो जाएगा, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा कोर्ट ऑफ लॉ में। तो पॉलिटी की इस क्लास में स्वागत है आप सबका। मेरे यानी जतिन वर्मा के साथ पढ़ेंगे आर्टिकल 21 राइट टू डिग्निफाइड लिविंग इन द मोस्ट डिटेल्ड मैनर इन नेक्स्ट 1 और 1.5 आवर्स। आधार एक्ट के रिलेटेड जो चीज़ें हुई, अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने कैसे आधार एक्ट का रीडिंग डाउन किया, आधार एक्ट को थोड़ा सा टेम्पर डाउन किया। क्लियर? Article 18 was done, abolition of titles. Article 19 was done. Article 20 was also done. Right? Any doubts in Article 20? These are exceptions. Clause 1, Article 19, Clause 1 deals with the fundamental rights. There are 6 fundamental rights. Originally there were 7 fundamental rights, but Article 19, Clause 1, subclause F, right to property was deleted. चलें आगे। कितने लोग हैं जो सिर्फ पॉलिटी के बैच में हैं, जीएस में नहीं है और किसी और बैच में नहीं है? सिर्फ प्लीज लिखो POL, फटाफट पोलाइटली लिखो POL। कितने लोग हैं जो सिर्फ पॉलिटी के बैच में हैं? ऑलराइट, गुड इवनिंग एवरीवन। जो लेट आते हैं उनके लिए बैड इवनिंग होती है, उनकी तरफ से मुझे बैड इवनिंग होती है, ठीक है? तुम्हारी इवनिंग सही रहनी चाहिए। ओके, दक्षिता। अ टैक्स कैन बी कलेक्टेड रेट्रोस्पेक्टिवली, यस। अ टैक्स कैन बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम द बैक डेट। ओके, उपासना एंड all right, Vrisha, Saket. Where is Vishnu? In slide 27, PDF of previous class relating to protection against self-incriminating evidence, where it is mentioned that however it does not extend to point B. Okay. However, it does not extend to compulsory production of material objects. If somebody is told by the police to produce that material, वो self incriminating नहीं है। For example, अगर हेमराज ने या जो और दूसरा सर्वेंट था, उसने जिस खुकरी से, जिस नाइफ से आरुषि का मर्डर किया, अगर उसे ये बोला जाए कि उस मटेरियल ऑब्जेक्ट को पेश कीजिए, तो वो गलत नहीं है, ठीक है? कंपल्शन टू गिव थंब इम्प्रेशन, स्पेसिमेन सिग्नेचर, ठीक है? अगर कोई स्पेसिमेन सिग्नेचर करने को कहा जाए और ये बोला जाए कि इस पे साइन करो, तो वो गलत नहीं है, ठीक है? ऑलराइट, मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। राइट, ऐसे ही कॉलेज डेज का एक एग्जांपल लाइटर नोट पे फटाफट शुरू करते हैं। मैं और मेरे 2 दोस्त बुलेट पे सवार, बिना हेलमेट और बिना कुछ, ठीक है? तो अब क्या हुआ, पुलिस ने रोक लिया, हमने अपनी पहचान कुछ नहीं बताई। वहाँ पे 2 दिन पहले पुलिस स्टेशन पे होता है, कॉलेज डेज में सबके साथ होता है, मैं बता रहा हूँ तो वो मेरी जेनरॉसिटी समझो। 2 दिन पहले ऐसे ही एक ब्लैक कलर के बुलेट पे क्या हुआ था, पुलिस वाले जो हैं यहाँ पे पेट्रोल पंप, जो हाईवे पे पेट्रोल पंप्स होते हैं ना, वहाँ से कोई पेट्रोल पंप का बैग जो होता है, वो पेट्रोल पंप जो पैसे कलेक्शन वाला जो होता है, उसका कोई बैग छीन के ले गया था, वो भी बुलेट पे थे इत्तेफाक से। राइट,
अब वहाँ पे क्या हुआ कि जब ऐसी कोई वारदात होती है तो एसएचओ की जिप्सी घूम रही होती है कि एसएचओ वाज ऑन अ राउंड, तो एसएचओ द पायलट ऑफ दैट जिप्सी वांटेड अस टू स्टॉप आवर बाइक। अब हम बेचारे सीधे साधे लोग, राइट, इनोसेंट पीपल, कॉलेज गाइज, हेलमेट नहीं पहना था, हम लोग डर गए कि वैसे ही वो हेलमेट नहीं पहना, दे विल इम्पाउंड आवर बाइक, और नंबर पीछे लिख रखा था 0007, नंबर प्लेट वाज आल्सो नॉट शोइंग द करेक्ट नंबर। अब अगर वो ऐसे जो पुलिस वाले रोकते तो वो नंबर पूछते, आरसी का नंबर प्लेट से मैच नहीं होता, सो बवाल होते। तो द फ्रेंड हु वाज राइडिंग दिस बाइक, हिज नेम वाज संजू, इत्तेफाक से, राइट, क्लियर। अब उसका नाम संजू, अब तुम समझ सकते हो संजू नाम में दिक्कत है, राइट, संजय वाज हिज नेम एंड ही स्टार्टेड रनिंग अवे। अब एसएचओ कोई और होता तो छोड़ भी देता, एसएचओ केम इनटू ईगो आ गई। अब जिप्सी पीछे भगाई गई, कहाँ जिप्सी और कहाँ बुलेट, टक्कर का मामला तो है, मोहाली नहीं बनूड़, राइट। शुभम, वेरी नाइस, तो तुम भी वहीं से हो, ठीक है। चंडीगढ़ से राजपुरा की तरफ जब जाते हैं तो राजपुरा में एक नहर आती है, गंडा खेड़ी, राइट, तो ये सब चीज़ें हुई। अब जब पुलिस ऐसे पकड़ लेती है या कुछ ऐसा होता है तो दे वुड नॉट पुट, बिकॉज दिस इज़ अ पेटी क्राइम, रनिंग अवे और बाद में नंबर गलत है, वो छोटे से क्राइम होते हैं, ये सब ऐसा कोई क्राइम नहीं है, राइट। सो दिस इज़ इट। अब क्या हुआ यहाँ पे, पुलिस ने जब शनाख्त करी, सब कुछ चेक करा, तो वो माल खाना होता है पुलिस में। माल खाने का मतलब होता है कि सारा कुछ जो है उसमें डिपॉजिट किया जाएगा, पर्स में कितने पैसे हैं, लाइसेंस, एटीएम कार्ड, मोबाइल फ़ोन, तो वो पुलिस वो एक साइन कराती है जिस पे लिखा जाता है कि हाँ मेरे पर्स में इतने पैसे थे और ये सब डिटेल। अब मैं बेचारा सीधा साधा बच्चा था उस टाइम, राइट, पता नहीं था कि ये सब होता है। आई सेड आई एम नॉट गोइंग टू साइन दिस, क्योंकि वहाँ पे एक प्रूफ हो जाता कि हाँ मैं जेल गया हूँ और यूपीएससी एस्पिरेंट, बचपन से ही सपना था कि यूपीएससी में जाना है ना, तो कहाँ क्यों ट्रेल छोड़नी है। कल को पता लगा कि द गाय हु क्लियर्स IAS was once upon a time hauled up by पुलिस, लिखा हुआ आता है ऐसे बड़े बड़े अखबारों में, है ना, और भी चर्चे खुल जाएंगे फिर। इस वजह से मैंने साइन नहीं किए, तो फिर समझ लो फिर पुलिस वाले क्या करते हैं, मजबूर करते हैं, समझ रहे हो। तो दिस इज व्हाट हैपेंस, क्लियर, व्हेन यू are made to sign these kind of documents, compulsion to give thumb impression or specimen signature, blood specimen, अगर कोई रेपिस्ट हो तो उसको ब्लड स्पेसिमेन देने को बोला जाएगा, क्लियर, कि जस्ट टू मैच दी सैंपल्स, उसको आप सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस नहीं मान सकते, राइट। सो दिस इज देयर, आई वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ माई कॉलेज ड्यूरिंग द कॉलेज डेज, ठीक है, तो तुम समझ सकते हो, ठीक है। तो नाउ कंपल्सरी एग्जीबिशन ऑफ बॉडी, की बॉडी पे कितने मार्क्स हैं। जब फिर एक और केस हुआ था ऐसे ही दिल्ली में, तो वो किसी और दिन बताऊंगा, ठीक है। तो कंपल्सरी एग्जीबिशन ऑफ बॉडी क्यों होता है, वो ये चेक करते हैं अगर पुलिस आपको फाइनली कस्टडी में ले रही है तो उससे पहले मेडिकल एग्जामिनेशन होता है कि जो बॉडी पे, आपकी बॉडी पे पहले से वुंड्स हैं, घाव हैं, उनके लिए पुलिस को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जाए, राइट। A good experienced person makes a good teacher, especially of subjects like UPSC, right? Now coming here, so इसीलिए मैंने सोचा कि पढ़ाना तो सिर्फ एक शौक है ना, तो ये एक चीज़ है यहाँ पे, सबसे अच्छी चीज़ है, राइट। प्रॉपर्टी के काम में भी मैं रहा, तुम लोगों को बता देता हूँ, फिर भी ये अच्छा काम है। इट्स बेटर टू बी अ टीचर दैन टू बी अ चीटर। नाउ प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस extends to both oral evidence and documentary evidence. Narco test is thus prohibited even under Article 20, not only 21. Clear? So this is there. Now coming to the on a serious note, फटाफट से चलते हैं। ये हो गया 20 is over, 21 पे चलते हैं फटाफट, ठीक है। ये सब जो एग्जाम्पल था ये एक मनगढ़ंत कहानी थी तुम लोगों को टॉपिक समझाने के लिए, वास्तविकता से इन सब काल्पनिक भावनाओं का कोई लेना देना नहीं है। आर्टिकल 21, द बेसिक्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट। No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law, available to both citizens as well as non-citizens.
available to both citizens as well as non-citizens. It is because of this article that we are still, we can say that, are we implementing our socio-cultural ancient ethos? Are we implementing these ethos? ये ethos क्या है? अतिथि देवो भव, वासुदेव कुटुंबकम, ठीक है, मैं शायद मिस प्रोनाउंस करता हूँ इसे, और अतिथि देवो भव, वर्ल्ड इज फैमिली, वासुदेव कुटुंबकम इज वर्ल्ड इज फैमिली, अतिथि देवो भव, गेस्ट इज गॉड, एंड सर्वधर्म संभव, every religion, all the religions are possible, all the religions are the same, सर्वधर्म संभव. Now this is there. समझ में आया? कोई भी पर्सन, इसी आर्टिकल की वजह से रोहिंग्याज ऑफ बांग्लादेश, रोहिंग्याज ऑफ म्यांमार have been able to file a petition in the Supreme Court asking for the shelter, asking for protection. उनका ये कहना है, if a person who is a refugee, if he or she files a petition in the court alleging that he is facing a threat to his life in the country if he would be deported back to the ओरिजिनल कंट्री, दैट इज म्यांमार. अगर म्यांमार के रोहिंग्याज ये पिटीशन फाइल कर दें कि ये प्रूव कर दें कोर्ट में कि हमारी जान को बांग्लादेश या म्यांमार वापस जाने पे खतरा है, तो उनको इंडिया में पनाह दी जा सकती है. इफ अ पर्सन फेसेस दिस, प्लीज राइट डाउन, आर्टिकल 21 इज अवेलेबल टू सिटीजन्स एज वेल एज नॉन सिटीजन्स. Okay, so please write down, if an alien or a foreigner files a petition, if an alien or a foreigner files a petition alleging that, alleging, alleging that there is a threat to his life in the country of his origin, then THEN, he could be allowed to stay in India itself. Because Article 21, then he could be allowed to stay back in India itself. Protection of life and personal liberty. No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law. ठीक है? Except according to procedure established by law. Saket will explain this, okay? So, except according to procedure. तो अगर किसी की लाइफ को खतरा है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश करके उसको बाहर भेजा जा सकता है. अगर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने एक बिल पास किया, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स या सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लॉ बना दिया, तो उस पर्सन को निकाला जा सकता है. तो किसी को उसकी जान भी छीनी जा सकती है. बाय एस्टैब्लिशिंग द प्रोसीजर, पार्लियामेंट कैन deprive a person of his life and personal liberty. Clear? समझ में आया? ठीक है, डन.
इसका रिवर्स लॉजिक क्या है कि अगर एक बंदा, अगर कानून कोई बना दिया जाए एक पर्सन को उसकी जिंदगी छीनने के लिए, तो वो वैलिड है। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ करके आप किसी से किसी की जान छीन सकते हो, यही मतलब हुआ ना। लेकिन अगर कानून नहीं है तो किसी भी पर्सन को उसकी जिंदगी जीने का हक दिया जाए। सही है, बराबर। एज अ corollary to it, this means that a person could be deprived of his life and personal liberty by establishing a procedure under the law. So we have enacted the law under which death penalty is allowed. Parliament has duly passed a law as per which you can take away a person's life. If there is a threat to his life, this is something which is observed worldwide. Julian Assange, I'm giving you some international examples. Julian Assange, he faces a threat to his life if he is extradited to USA. Julian Assange is the man behind WikiLeaks, जिसने USA की बड़ी बड़ी बातों का खुलासा कर दिया. He belongs to USA. If he would be sent to USA, then he would be finished over there, right? तो इसीलिए वो किसी भी कंट्री में पनाह ले लेते हैं. Our own Vijay Mallya, he says that he would face undue victimization in India. उनका ये कहना है कि वो जैसे ही एयरपोर्ट पे आएंगे उन्हें चप्पलों के हार पहनाए जा सकते हैं, इसलिए उन्हें वापस इंडिया ना भेजा जाए. There is so much hatred against Vijay Mallya in India. This is what his lawyer says in the court of Britain. समझ में आया? तो ब्रिटिश लॉ वगैरह में अगर किसी को Snowden too, yes, ठीक है. He belongs to Australia, you are right नरेंद्र. ओके, तो क्लियर है ये. Here the right to life with human dignity. Right to life का मतलब ये नहीं है right to animalistic existence. Animalistic नहीं है कि जानवरों की तरह, नहीं. ह्यूमैनिटी, ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंस होना ज़रूरी है. कल मैंने आपको आर्टिकल 19 बताया था, उसके पास एक लिख लेना. आर्टिकल 21 में भी लिख लेना. आर्टिकल 21 में ज़्यादा ज़रूरी है. हेमा मालिनी वाला एग्जाम्पल, केंट प्योरीफायर वाला, इसको कहीं याद कराना बीच में, ठीक है. वेयर इज दिस गर्ल अर्शिका एंड प्रतीक? जस्ट लाइक पुटिंग इन डिटेंशन. हर्ष, यू आर राइट. ओके, संजीव आपका हो गया. नाउ कमिंग हियर, ऑल राइट. सो तुम लोग याद करा देना, ये 2-3 लोग अच्छे से काम करते हैं याद कराने का, ठीक है. नाउ इन बोधिसत्व गौतम वर्सेस सुबीरा चक्रवर्ती, it was held that rape is a crime not only against the person but also against the entire society. So that person who sends the shivers down the spine of many people by committing such heinous offense as double murders, heinous rape, that person is a criminal of society. ओके, इक्वल अपॉर्चुनिटीज कमीशन भी समझ में आ जाएगा, 29-30 में भी समझ सकते हैं उसे. तो अगर कोई पर्सन, जस्ट 1 मिनट आज इसको थोड़ी आगे करके बैठते हैं. नाउ अगर कोई पर्सन कोई ऐसा घिनौना काम करता है तो वो समाज की जो कॉन्शियंस है उसको झंझोड़ के रख देता है ना. यही बोलते हैं ना, इफ अ पर्सन शेक्स द कॉन्शियंस ऑफ द सोसाइटी, अंतरात्मा सबकी हिल जाए किसी का जुर्म से, तो उसे हीनस ऑफ द हीनस क्राइम माना जाएगा. अब अगर किसी क्राइम को हीनस ऑफ द हीनस क्राइम माना गया है तो उसके लिए कड़ी से कड़ी सजा दी जा सकती है. दैट इज राइट टू लाइफ कुड बी डिप्राइव्ड टू दैट पर्सन. इसका ये मतलब है, ठीक है. इसमें सुप्रीम कोर्ट में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम डॉक्ट्रिन भी दिया था. नाउ अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एज वेल एज नॉन सिटीजन्स. अब यहाँ पे ह्यूमन डिग्निटी के साथ में जीने वाली जिंदगी की बात की गई है. पानी आना चाहिए लेकिन साफ सुथरा पानी आना चाहिए. तो क्या मैडम हेमा मालिनी जो कैंट प्योरीफायर की ऐड करती हैं उसको गलत ठहराया जा सकता है? क्योंकि शी इज़ अ पब्लिक सर्वेंट, इजंट इट? शी इज़ एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. तो क्या हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ये कर सकते हैं बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट? समझ में आया?
क्या हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट 10-10 लाख रुपए सुप्रीम कोर्ट में क्रिमिनल्स को डिफेंड करने के लिए इन देयर कैपेसिटी एज लॉयर्स चार्ज कर सकते हैं? जब आर्टिकल 22 है, 21 है, एक तरफ तो आप आम जनता को ये आश्वासन दे रहे हो, एश्योरेंस दे रहे हो, दूसरी तरफ आपका प्रोफेशन कम्स इनटू क्लैश विद योर पर्सनल ड्यूटीज। समझ में आया? ऐसे तो हर कोई इंडिया में आ जाएगा, लेकिन अब नहीं आ सकता ना। एनआरसी ला दिया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ला दिया, बट इसका एक एसेंस है, ठीक है, कि किसी को भी आप भारत की पावन धरती पे उसकी जिंदगी ऐसे नहीं छीन सकते हो। इवोल्यूशन ऑफ आर्टिकल 21 वन बाय वन देखेंगे। ए गोपालन केस, स्टेट ऑफ मद्रास। कल परसों जो हम एडिटोरियल एनालाइज कर रहे थे तो उसमें ए गोपालन का जिक्र था, ठीक है, जिसमें हमने करंट अफेयर्स कोर्स में फ्रीडम ऑफ स्पीच और कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाला आर्टिकल जो हमने डिस्कस किया था, राइट? यस अमिता, यू आर क्वाइट राइट। प्योर एयर, जो पब्लिक फंक्शनरीज हैं उन्हें ये सब चीज़ों का प्रचार नहीं करना चाहिए, राइट? एडीएम जबलपुर केस वर्सेस, ये तीनों केसेस से आर्टिकल 21 इवॉल्व हुआ। शुरू करें। आर्टिकल 21 का बेसिक मतलब क्लियर है, राइट टू डिग्निफाइड लिविंग, नॉट द राइट टू एनिमलिस्टिक लिविंग। नंबर 2, 2-3 डेराइवेशंस हैं यहाँ से, जो फैक्चुअल डेराइवेशंस हैं, पॉइंट्स टू बी नोटेड हैं फॉर प्रीलिम्स। प्लीज राइट डाउन, प्लीज राइट डाउन। टेक अवेज यहाँ पे होंगी आगे वैसे, चलो लिख लो। टेक अवेज, TAKEAWAYS। दिस राइट इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एज वेल एज नॉन सिटीजन्स। This right is available to citizens as well as non-citizens. Originally, comma, originally, second point, ठीक है? Originally, Article 21 talked about procedure established by law. Talked about quote unquote POBL, procedure, PEBL, procedure established by law. Yes, ठीक है, procedure established by law. Originally the constitutional article 21 contained procedure established by law. Clear? Full stop, same point, but Supreme Court by Supreme Court, comma, Supreme Court के लिए SC लिखोगे, Supreme Court, comma, by amplifying, AMPLYFYING, by amplifying, इसके मतलब को सुप्रीम कोर्ट ने एम्पलीफाई कर दिया। by amplifying the meaning of, by amplifying the meaning of PEBL, procedure established by law, and reading it as due process of law. एक बार लिख लो पूरा, and reading it as due process of law. ठीक है? But Supreme Court, by amplifying the procedure established by law and reading it as due process of law, and reading it as due process of law, gave a new meaning to right to life.
and but Supreme Court by amplifying the meaning of procedure established by law and reinterpreting it as or reading it as or reinterpreting it as due process of law amplified gave a new meaning to right to the gave a new meaning to the original right to life. Clear? Done? ठीक है. अब and in turn curtailed the power. इसी में continuation में लिखना है and in turn curtailed the power of the parliament. And in turn curtailed the power of parliament to take away anybody's life. And in turn curtailed the power of the parliament to take away anybody's life. Got it? अब इसका मतलब क्या है? देखो, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, मैंने एक प्रोसीजर एस्टैब्लिश कर दिया. मैंने ये बोला कि क्लासेस जो हैं ऑल ऑफ अ सडन, मैंने ये बोला कि क्लासेस जो हैं 1 महीने के लिए अवेलेबल होंगी. बस प्रोसीजर तो एस्टैब्लिश कर दिया और मैं पार्लियामेंट हूँ. बट क्या ये नैतिकता के आधार से, नैतिकता के हिसाब से सही है? नहीं. क्यों? अगर मुझे ये रूल लेके आना था तो मैं ये रूल आपके फ़ी पे करने से पहले लेके आता. ड्यू प्रोसेस, जैसे हम बोलते हैं ना कि बनता तो नहीं है, ऐसा करना जायज़ तो नहीं है. ड्यू प्रोसेस मतलब समथिंग विच इज ड्यू टू द ह्यूमैनिटी, टू द पीपल ऑफ द कंट्री, बट मेयरली बाय एस्टैब्लिशिंग द प्रोसीजर यू कैन नॉट स्नैच दैट अवे. समझ में आया? जस्ट बिकॉज यू हैव एस्टैब्लिश्ड अ प्रोसीजर विच इटसेल्फ इज क्वेश्चनेबल, आप छीन नहीं सकते वो अधिकार. जिन चीजों को हम PONJ कहते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस. ठीक है, समझ में आया? मैं एकदम से ये बोल दूं कि नहीं, जो क्लासेस हैं, कोर्सेज हैं, कुछ लिखा नहीं है. बाद में मैंने ये बोला कि क्लासेस विल बी अवेलेबल ओनली फॉर नेक्स्ट 1 मंथ. एसेंस ऑफ नेचुरल जस्टिस मतलब स्वाभाविकता के हिसाब से जो चीज़ें होनी चाहिए. ठीक है, ये तो स्वाभाविक है कि रिकॉर्डेड रेसिन तो अवेलेबल होंगे ही. ठीक है, ये चीज़ें. ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये कहता है कि अगर आप कोई कानून बना रहे हो तो वो जायज़ होना चाहिए, नाजायज़ नहीं होना चाहिए. किसी की जैसे मान लो कि कानून ने ये कह दिया कि किसी की 70% इनकम टैक्स में जाएगी. लॉ तो बना दिया, बट क्या ये जायज़ है? नहीं. ठीक है, ये सारी चीज़ें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ डॉक्ट्रिन, सुप्रीम कोर्ट ने इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, जैसे हमने आर्टिकल 14 में देखा था, वैसे ही ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का जो डॉक्ट्रिन है, DPL का जो डॉक्ट्रिन है, सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में लिया, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया. क्लियर? इंडिया में ये ओरिजिनली नहीं था. डन? क्लियर टू एवरीवन? तो ये प्रोसीजर, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एंड डॉक्ट्रिन ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. ठीक है, तो
यहाँ पे एक वर्सेस काइंड ऑफ सिचुएशन अराइज होती है। वर्सेस का मतलब, इरेज दिस, यस, वर्सेस का मतलब क्लैश। देखो हमने ये कहा कि हमारे यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है या डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है। दो तीन चीजें अब यहाँ पे लिख लेना, डॉक्ट्रिन ऑफ पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी वर्सेस डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, पॉइंट नंबर 1। फिर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज वर्सेस EBL वर्सेस equal protection of laws in equal circumstances। ठीक है। तीसरा, procedure established by law versus due process of law। ये जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली नहीं थे, ये था सिर्फ, ठीक है। ये फर्स्ट वन वाज देयर इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, देयर वाज अ डिबेट जस्ट बिकॉज द पार्लियामेंट, द रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी वांटेड टू हैव मोर पावर। ठीक है, पार्लियामेंट ने ये बोला कि डॉक्ट्रिन ऑफ पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है इंडिया में, कि पार्लियामेंट यदि चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ भी हिस्सा अमेंड कर सकती है। क्लियर? Yes, it is written in the next slide, Rubina. समझ में आया? तो Parliament was trying to assert itself, but because we have written constitution, we have already had a lot of discussion on this, ठीक है? क्योंकि हमारे पास written constitution है, तो इस बात से ये बात साबित होती है, written constitution का मतलब that the constitution makers must have thought of constitution as a permanent body, as a permanent long lasting document, right? ठीक है। अब अगर आप ये कर देते हो तो ये चीज अपने आप आ जाती है, ठीक है। अगर आपने डॉक्ट्रिन ऑफ पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी कर दी, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कर दिया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जब आपने ये वाली जजमेंट दे दी, फिर ये इससे ही फ्लो हो रहा है। थर्ड वाला जो पॉइंट है वो सेकंड से ही फ्लो तो हो रहा है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज इन इक्वल सर्कमस्टांसेस, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस से डिराइव करा। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस से ही डिराइव करा। प्रहलाद, यू आर राइट। ओके, ड्यू प्रोसेस बाय लॉ अगेंस्ट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज नॉट अगेंस्ट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज DPL, as Rubina has already written, is equal to procedure established by law प्लस प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। यानी कि नेचर ने जो हमारे लिए कुदरती इंसाफ के कुछ चीज़ें जो ह्यूमन कॉमन साइंस को ऑन द फेस ऑफ इट दिखती हैं, ह्यूमन कॉमन सेंस को ऑन द फेस ऑफ इट प्राइमा फेसाई विजिबल हैं, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस मतलब कुदरती इंसाफ के वो सिद्धांत, वो आदर्श, किसी को भूखा नहीं मरने देना चाहिए, राइट। ये सारी चीजें, अगर कोई सर्दी में सो रहा है तो उसके लिए नाइट शेल्टर्स होने चाहिए। merely by establishing a procedure you cannot put all the beggars behind the bars. Merely by establishing a procedure that everybody who is a rapist should be hanged till death, you have to see the life circumstances of that person which made him that kind of a criminal. Nobody is born criminal, right? बोलने की बातें ठीक हैं, समाज में हम ये सब करते हैं। Got it? तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ प्लस प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। डन है? समझ में आ गया इसका अर्थार्थ क्या है, मतलब क्या है? प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है। अब धीरे धीरे से आगे चलते हुए से समझेंगे कि हाउ द सुप्रीम कोर्ट अराइव्ड एट दिस ब्यूटीफुल पिक्चर, ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब ये है, लॉ शुड बी, द प्रोसेस हैज टू बी ड्यू, द प्रोसेस हैज टू बी जस्ट, रीजनेबल एंड फेयर। JRF, जस्ट यानी कि इंसाफ से भरपूर, रीजनेबल यानी कि डिस्प्रपोर्शनेट नहीं होना चाहिए, फेयर एक खुशबू आनी चाहिए। जस्टिस हैज नॉट ओनली बीन डन बट इट हैज बीन परसीव्ड टू हैव बीन डन।
कानून मतलब इंसाफ होना ही नहीं चाहिए, बट ये भी लगना चाहिए कि इंसाफ हुआ। क्लियर? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज इक्वल टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ प्लस इनहेरेंट फेयरनेस ऑफ द लॉ। जैसा मैंने बताया था, फेयरनेस है क्या उस लॉ में? मोटर व्हीकल्स एक्ट में ये कहा जा रहा है कि अगर कोई भी बाइकर है, जैसे मान लो कोई हार्ले डेविडसन आजकल फैशन में है, कोई हार्ले डेविडसन पे सवार है और कोई दूसरा हाया मतलब हीरो होंडा पे, हायाबुसा बोलने वाला था मैं, ठीक है, दूसरा हीरो होंडा पे, तो कोई दोनों का अगर 5,000 रुपये का चालान किया जाए ट्रैफिक सिग्नल क्रॉस करने के लिए, तो क्या जायज़ है? राजा और रंक वाली बात हो गई। फेयरनेस का मतलब ये है प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। टैक्स और फाइन शुड बी इन प्रोपोर्शन टू द इनकम ऑफ द पर्सन। ठीक है, तो ये हमने बना लिया अपना प्यारा प्रिज्म, फिजिक्स वाला प्रिज्म जिसको हम पेलते हुए आ रहे इतने दिन से। ठीक है, तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, टेस्ट ऑफ फेयरनेस एंड रीजनेबलनेस, रीजनेबल, फेयर एंड जस्ट। ठीक है, this is the prism of due process of law. While making the diagrams in the exam, always respect your own diagram. Okay, यहाँ पे लिखना है आपको figure 1. ठीक है, like you respect all other figures, you should also respect this figure, right? And ये सारी चीज़ें हैं ना, आप यहाँ पे ध्यान रखना है। figure 1 है, 2 है, 420 है, जो भी है लिखोगे। ठीक है, figure 1 showing prism of due process of law. While writing your answer, you have to write as exhibited in figure 1. Clear? ठीक है, इवोल्यूशन कैसे हुआ अब इसको समझते हैं। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। वेयर इज दिस पीपीटी अवेलेबल? दिस पीपीटी इज अवेलेबल। PPT is available just opposite to the title of the class, right hand side. Done? Now, इवोल्यूशन कैसे हुई? सबसे पहला केस आया 1951, A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, डिबेट रिगार्डिंग द मीनिंग ऑफ लॉ इन प्रिवेंटिव डिटेंशन केस। क्या किसी की अगर फ्रीडम टू मूव अराउंड को कर्टेल किया जाए, क्या वो ये नहीं है कि फ्रीडम ऑफ लिबर्टी, प्रिंट यहाँ पे आर्टिकल में क्या लिखा है, एंड पर्सनल लिबर्टी टू मूव अराउंड टू डू एनीथिंग। कोई आइसक्रीम खाना चाहता है, कोई दारू पीना चाहता है, कोई घूमना चाहता है, कोई डिस्को जाना चाहता है, कोई फॉरेन कंट्री जाना चाहता है, तो आप किसी की पर्सनल लिबर्टी को कर्टेल नहीं कर सकते, ये दे रखा है। ठीक है, A.K. गोपालन वॉज द लीडर ऑफ अ कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, एंड ही वॉज अ कैपिटलिस्ट ऑल्सो। द क्वेश्चन केम अप बिफोर द सुप्रीम कोर्ट वॉज, law does not merely mean the law enacted by the legislature, but the word law has implicit in it, has included in it the principles of natural justice. So preventive detention law is violative of principles of natural justice. PPT is not available, it will be made available. Just 1 minute. Shall I share it on the Telegram for now? Alright, just give me 1 minute. I'm sharing the PPT, so you can change it to your own convenience, as per your own convenience. Just a minute, मैं PDF ही कर दूँ। तुम लोग पता क्या करोगे, अपना फिर अपने अकॉर्डिंग, राइट टू लाइफ के अकॉर्डिंग से अमेंड करोगे और मेरे नाम से शेयर कर दोगे। पंगा होगा मेरे लिए, है ना, इसलिए आजकल वैसे ही बहुत झोल चल रहा है जुडिशरी को लेके।
हैज़ बीन शेयर्ड नाउ, प्लीज़ चेक ऑन दी इंटीग्रेटेड जीएस। अच्छा पॉलिटी वाले भी हैं काफ़ी। Got it? So this is there now, it's been shared. So meaning mere procedural compliance with the law is not enough. There has to be a principled compliance also. Mere procedural application is not enough. You have to, police authorities have to comply with the principles, the आदर्श सिद्धांत। ठीक है, ऐसे नहीं कि किसी को भी डाल जेल में पटक दिया, नहीं। इट वॉज एसेंशियली अ कॉन्फ्लिक्ट एज टू वेदर, एसेंशियली कॉन्फ्लिक्ट क्या थी कि क्या ये पर्याप्त है, सफिशिएंट है कि एक लॉ बनाया और वो प्रोसीजरली वैलिड है, पार्लियामेंट ने सिंपल मेजॉरिटी से इसे पास किया और काम हो गया। ये तो गलत हो जाएगा ना। डिस्पाइट बीइंग प्रिंसिपली वीक, क्या एक कानून जो सिद्धांत पे वीक है सिर्फ इसलिए कि वो कानून है, यानी कि ये तो वही बात हो गई कि जैसे कुछ जो ड्रिंकिंग फादर्स होते हैं कुछ फैमिलीज़ में, ये बोलते हैं कि मैं बाप हूँ तो मेरी सुनो, ठीक है। लेकिन क्या ये सही है कि अगर उसकी आदतें गलत हैं तो सिद्धांत वाली बात हो गई ना यहाँ पे, ये मतलब है यहाँ पे, समझ में आया। कानून यदि सिद्धांतों के हिसाब से, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के हिसाब से प्रिंसिपली वीक है तो वो प्रोसीजरली वैलिड होने के बावजूद भी अंधाधुंध ब्लाइंडली अप्लाई नहीं किया जा सकता। क्लियर? Article other fundamental rights invoked by A.K. Gopalan. He said, Article 19 Clause 1 Subclause D, that he has got a right to move freely throughout the territory of India. It was argued that preventive detention interferes with his right to freedom of movement, with his right to personal liberty. In response to this, Supreme Court cited Article 22, protection against arrest and detention in certain cases. Article 22, Clause 4 reads that no person, no law providing for preventive detention shall authorize the detention of a person for a longer period than 3 months. अभी मैडम जो महबूबा मुफ्ती हैं उनको सरकार ने मुफ्त की ही मान लिया है ना, कि महबूबा हैं मुफ्त की हैं, तो उनको बार बार एक्सटेंड किया जा रहा है, उन्हें जेल से छोड़ा ही नहीं जा रहा, तो ये गलत है। ठीक है, ऐसा ही सेम सिनेरियो 1951 में भी देखा जा रहा था। क्लियर? प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ इज सैंक्शनड बाय आर्टिकल 21। अब फर्स्ट केस, सुप्रीम कोर्ट, व्हाट वाज द सुप्रीम कोर्ट्स व्यू on the meaning of the word? What was Supreme Court's view? Supreme Court said the meaning of word law is not to be interpreted as inclusive of principles of natural justice. Supreme Court ने ये बोला कि लॉ का मतलब ये नहीं है कि लॉ जो है प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के सहित है, बल्कि प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के रहित है, यानी कि विदाउट इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। Clear? Done for everyone? Procedure established by law, Supreme Court का ये कहना था, is not the same as due process of law as in USA. Inference इससे ये निकला, इसका मतलब ये हुआ, law sans का मतलब होता है without, law sans procedural flaw। अगर प्रोसीजरली वो लॉ सही है, 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, उन्होंने उसे पास किया है, पार्लियामेंट जो कि 5 साल के लिए है, कोई भी ऐसा कानून यदि पास करती है तो उससे आर्टिकल 21 का वॉलेशन लेजिटिमाइज किया जा सकता है, इवन इफ इट सैंक्शंस डेथ पेनल्टी। इसका मतलब ये निकला। सुप्रीम कोर्ट सेड दैट आर्टिकल 14, 19 एंड 21 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। That is, one article need not come in the way of implementation of other article। यानी कि जो A.K. गोपालन के लॉयर थे उन्होंने ये कहा कि आपने आर्टिकल 14 में ये कहा था कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज इन इक्वल सर्कमस्टांसेस किया जाएगा, लेकिन जब A.K. गोपालन पे ये लॉ अप्लाई किया जा रहा है तो
आर्टिकल 14 का इंटरप्रिटेशन आर्टिकल 21, आपको अपनी ही जजमेंट माननी चाहिए, है ना, क्योंकि आर्टिकल 14 में लिखा है इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर का अगर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज इन इक्वल सर्कमस्टांसेस नहीं भी माने, तब भी ए गोपालन के लॉयर ने यह कहा कि इक्वालिटी बिफोर लॉ सिंपलिस्टिक एप्लीकेशन वुड लीड टू ए गोपालन बीइंग ट्रीटेड इक्वली विद अदर्स। बाकी लोग घूम रहे हैं तो बाकी केस घूम रहे हैं तो थोड़ा पॉपुलैरिटी हो जाएगी साकेत, और क्या है ना समझ में आया। तो बाकी लोग घूम रहे हैं, मेरी कोई औकात नहीं है ऐसे कि मैं क्या हूँ, फेम होता है। देखो तुम लोग ऐसी फिलोसफिकल बातें बुलवाते हो, कल भी तुम्हें चैन नहीं पड़ी अभी तक, है ना। मान हानि उन्हीं की होती है जिनका सम्मान होता है, समझ में आया। सेल्फ रिस्पेक्ट एक अलग बात है, ठीक है, आई एम अ मैन ऑफ डिग्निटी बट आई एम नॉट एज फेमस एज राखी सावंत, समझ में आया। अब ऊट पटांग हरकतें करके जब वो सेलिब्रिटी बन सकते हैं तो फिर मैं तो फिर भी अच्छा काम कर रहा हूँ, प्रशांत भूषण सर की तरह थोड़ा बहुत, समझ रहे हो ना। गलत बात नहीं बोली, जो जिन लोगों के चरित्र थोड़े खराब होते हैं वही इत्र लगाते हैं, समझ रहे हो ना। तो ये बढ़िया काम के लिए अगर डिफेमेशन भी हो जाए तो थोड़ी सिद्धि मिल जाएगी। नाउ बाय द वे आई डू नॉट हैव एनी सच इंटेंशन। नाउ आर्टिकल 21 इज अ मेयर प्रोसीजरल राइट। इस जजमेंट से ये कंक्लूजन निकला, इट इज अ मेयर प्रोसीजरल राइट एंड नॉट अ सब्सटैंटिव राइट। Right, it is a mere procedural right. Parliament can take away life and liberty by the sanction of a law. Supreme Court chose to interpret procedure established by law as it is there in Japanese Constitution of 1946. Supreme Court ने procedure established by law को narrowly apply किया. Procedure can be without its conscience. Procedure can be without conscience. Now, this judgment in a way gave more weightage to parliamentary supremacy. मतलब समझ में आ रहा है हमने यहाँ पे parliamentary supremacy क्यों लिखा है, इसीलिए मैंने ये पहले से आपको recap दे दिया कि parliamentary supremacy हमारे यहाँ पे नहीं थी, क्योंकि हमारे यहाँ तो doctrine of constitutional supremacy है। ये तीनों एक दूसरे के साथ easily gel up होते हैं, एक दूसरे के साथ तालमेल सही बैठता है इनका। लेकिन अगर आप ये procedure established by law कर रहे हो doctrine of कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी के साथ में, ये क्लैश करता है। गॉट इट? आई एम एक्सप्लेनिंग द फर्स्ट पॉइंट। आर्टिकल 21 एक प्रोसीजरल राइट है। इसमें क्योंकि ये लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा क्योंकि उस आर्टिकल 21 में खुद ब खुद ये लिखा है कि एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अगर पार्लियामेंट ने या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने कोई प्रोसीजर बना दिया, देन अ पर्सन कुड बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, डन। दूसरा, इसका मतलब ये भी निकला, इसका निष्कर्ष जो जजमेंट का है वो ये निकला दैट पार्लियामेंट कैन टेक अवे लाइफ एंड लिबर्टी बाय द सैंक्शन ऑफ लॉ। सैंक्शन ऑफ लॉ मतलब यदि कानून में उसका प्रावधान है, प्रोविजन है, तो क्लियर। Now, this judgment in a way gave more weightage to parliamentary supremacy. आगे चलते हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूसिविटी। देखो बाद में सुप्रीम कोर्ट ये कहेगा देयर इज अ डॉक्ट्रिन ऑफ, सुप्रीम कोर्ट का ये जो डिबेट है मेनका गांधी केस पे, केशवानंद भारती केस पे जाके खत्म होगा। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा देयर इज अ डॉक्ट्रिन ऑफ harmonious interpretation of constitution. One article is like one key of the harmonium. ठीक है, और पियानो जो एक ताल से ताल मिलती है ना, वो वाला सिस्टम। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है दैट रीडिंग ऑफ वन आर्टिकल इज नॉट फीडिंग इनटू द रीडिंग ऑफ अदर, रीडिंग ऑफ द सेकंड आर्टिकल इज नॉट फीडिंग इनटू द रीडिंग ऑफ अदर। हालांकि बाद में जब हम ये केस को कंक्लूड करेंगे तो आपको कुछ ऐसी पिक्चर दिखेगी। कॉन्स्टिट्यूशन एक ऑर्गेनिक होल है, ठीक है, ऑर्गेनिकली इंटरलिंक्ड है, म्यूचुअल इंक्लूसिविटी। ये थोड़ी देर में अभी ये केस लॉ, जैसे जैसे इस केस लॉ का अनवाइंड होना, इसको ज्यूरिस्प्रूडेंस बोला जाता है। एक केस में कुछ कहा, दूसरे केस में कुछ कहा, तीसरे केस में कुछ कहा, इसको हम बोलते हैं
किस तरह से कोर्ट की प्रक्रिया जूरिस्प्रूडेंस केस के अराउंड जो लॉ है वो किस तरह डेवलप हुआ. हाउ डिड द केस लॉ इवॉल्व अराउंड दिस. क्लियर. तो समरी issue was whether somebody's detention could be justified merely on the ground that it has been carried out according to procedure established by law as stipulated in Article 21, or would that procedure be valid only if it complied with the principles of natural justice, such as giving a hearing to the affected person. Nobody should be condemned unheard. बिना किसी को सुने उसकी बात को रखने देने का मौका दिए उसको दोषी घोषित नहीं किया जा सकता. ठीक है, ये मतलब है इसका. इन AK गोपालन केस, द सुप्रीम कोर्ट, taking a narrow view of Article 21, refused to consider if the procedure established by law suffered from any deficiencies. Procedure established by law में हो सकता है कि कोई नैतिकता वाली गलतियां हो गई हों, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला हम इसको नहीं सुनेंगे. डन. Yes, whenever the majoritarian governments, whenever one political party or leader has been as charismatic as Jawaharlal Nehru, Indira Gandhi, Prime Minister Modi, तो जुडिशरी थोड़ा दबी आवाज में बोलती है. ठीक है, तो कुछ नहीं बोला यहाँ पे. Habeas corpus case, second case ADM जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला केस 1975. आर्टिकल 352, क्या इमरजेंसी के दौरान किसी को भी जेल में पटका जा सकता है, ये सवाल था यहाँ पे. ठीक है, इस केस में भी ये पूछा गया कि क्या राइट टू लाइफ यानी कि आर्टिकल 21 क्या इमरजेंसी के दौरान जिंदा रहेगा या इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड हो जाएगा. वेदर द राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 वुड बी अलाइव और वुड इट बी बरीड or would it be suspended during the emergency. So Supreme Court again submitted before the state by agreeing that right to approach the court under Article 32 and 226 is also suspended during emergency, even in case of violation of right to life and personal liberty. ठीक है, चाहे राइट टू लाइफ भी अगर वॉयलेट हो रहा हो, इमरजेंसी के दौरान सरकार किसी की जान भी ले रही हो या किसी पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दे कि आप कहीं नहीं जा सकते, तो वो सही हैं. ठीक है, किसी को नज़रबंद करना, हाउस अरेस्ट करना, प्रिवेंटिवली डिटेन करना, ये सब. टेक अवेज क्या निकली, निष्कर्ष क्या निकला इससे. पार्लियामेंट एंड एग्जीक्यूटिव हैव अनरिस्ट्रेन्ड, बेलगाम अनरिस्ट्रेन्ड पावर्स ड्यूरिंग इमरजेंसी. Even the right to life can be dispensed with, can be done away with during emergency. Part 3 was subservient to Part 18 of the Constitution. Part 3 जो है वो नीचे, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट नीचे, और Part 18 जो कि emergency provisions वाला पार्ट था वो ऊपर. यानी कि जो सदाबहार फंडामेंटल राइट्स हैं वो नीचे हो जाएंगे जब emergency लगाई जाएगी. क्लियर. ये तो गलत था. फंडामेंटल राइट्स वर टू बी कंसिडर्ड अबव, बट नहीं माना सुप्रीम कोर्ट ने. क्लियर. तो इसीलिए बोला जाता है जब जजेस को CJI बनना होता है तो ये सब काम हो जाते हैं. कैन वी से आर्टिकल 21 caused in a negative phraseology, but its creative interpretation by Supreme Court has come to impose positive obligations on the state? Yes, you can easily conclude that. ओके, कभी कभी अच्छी बातें करते हो साकेत, है ना. नाउ कमिंग हियर, समरी ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हेबियस कॉर्पस 1975. नाउ द गवर्नमेंट मेड एक्सटेंसिव यूज ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन. हेबियस कॉर्पस केस भी इसी को ही कहा जाता है. ठीक है, हेबियस कॉर्पस केस, इंदिरा गांधी केस, ADM जबलपुर केस, शिवकांत शुक्ला केस, ये सारे इसी के ही नाम हैं. ठीक है, अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने उस टाइम अपने विरोधियों को, ओपोजिशन को शांत करने के लिए ये किया. ठीक है, नॉट बिकॉज दे हैव कमिटेड एनी ऑफेंस, बट देयर वाज अ सस्पिशन, apprehension that they may commit one. Many cases were filed in the courts against it, and 9 high courts gave the judgments that even during emergency, courts could entertain a writ of habeas corpus to produce before the court the body of a person filed by a person challenging
his or her detention. The courts could entertain a writ of, तो that even many cases were filed. ऐसे 9 हाई कोर्ट्स में ऐसे केसेस फाइल किए गए और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 9 के 9 केसेस को सुप्रीम कोर्ट के सामने आर्टिकल 142, जो कि हम बाद में समझेंगे, आर्टिकल 142 राइट टू डू कंप्लीट जस्टिस के तहत सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया जाए। सरकार के वकील यानी कि अटॉर्नी जनरल उस टाइम के जो थे, उन्होंने कहा कि मैं 9 हाई कोर्ट्स नहीं जा सकता, इतने सारे केसेस फाइल हो रहे हैं, तो आप इन सभी केसेस को यहाँ पे क्लब कीजिए और इनको डिस्पोज ऑफ कीजिए एक ही बार सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इस तरह इसे इंटरप्रेट किया। द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू अपील अगेंस्ट दीज डिसीजंस टू द सुप्रीम कोर्ट। इट वाज thus that the constitutional bench of 5 judges came to be constituted to hear the case dubbed as ADM Jabalpur versus Shukla. Supreme Court applied the doctrine of procedure in letter but not in spirit. अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये क्यों लिखा होगा? Nobody should be deprived of his right to life and personal liberty except according to procedure established by law. ये तो पता ही था कि procedure established by law के according now this is there. Now coming here, कर दी ना उल्टी बात फिर से। Now समझ में आया ये कि आर्टिकल 21 में इतना लेंदी डेफिनेशन क्यों लिखा होगा? बाकी आर्टिकल तो बहुत छोटे छोटे हैं, चलो हम इस पे नहीं जाते कि आर्टिकल की लेंथ कितनी है या कितनी नहीं। प्रोहिबिशन ऑफ आर्टिकल 21 है क्या? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। वहाँ पे ये लिखने का मतलब क्या था? एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का मतलब ये होगा कि प्रोसीजर जो एस्टैब्लिश किया जाएगा वो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस वाला प्रोसीजर होगा। दैट वुड बी द प्रिंसिपल ऑफ दैट वुड बी द प्रोसीजर विद प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। अदरवाइज इट वाज ऑब्वियस, इट वाज वेरी मच ऑब्वियस कि क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना? कि प्रोसीजर जो है बिना लॉ के तो कुछ भी नहीं होता इंडिया में। लिखने का मतलब ही यही था। वाई वुड दे ले एम्फेसिस ऑन दिस थिंग? ये लिखते टाइम सिंपल ये भी तो लिख सकते थे ना कि भाई ठीक है, नोबडी शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, खत्म हो गई बात। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ अगर सिंपल मतलब होता है इसका, तो इतना एम्फेसिस दे के हेडिंग में ही क्यों लिखते हैं? समझ में आया? क्लियर नाउ? Clear? Outcome: it is impossible to take narrow view of the articles. ये हो गया। फिर समरी ऑफ AK गोपालन केस हो गया। फिर हेबियस कॉर्पस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के आगे घुटने टेक दिए। नाउ थर्ड, मेनका गांधी केस 1978. In this case, Menaka Gandhi's passport was impounded and she was restrained from traveling to Bangladesh. She wanted to go to Bangladesh. There was no violation of any fundamental right per se. Menaka Gandhi challenged in the Supreme Court. देखो पर से कोई फंडामेंटल राइट तो था नहीं कि बाहर घूमने देने जाने दिया जाएगा, ठीक है? क्योंकि आर्टिकल 19 ये कहता है कि यू हैव अ राइट टू मूव अराउंड इन द कंट्री ओनली, ठीक है? आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी। अब मेनका गांधी ने ये बोला कि वाई मूव अराउंड इन द कंट्री, रीड इट विद आर्टिकल 21, ठीक है? पर्सनल लिबर्टी अगर आर्टिकल 21 के साथ में रीड किया जाएगा तो आर्टिकल 19 फ्रीडम टू मूव अराउंड एनीवेयर इन दी वर्ल्ड हो जाता है। मेनका गांधी के लॉयर ने ये बात वहां पे कही, ठीक है? मेनका गांधी चैलेंज्ड द सुप्रीम कोर्ट्स स्टैंड्स इन AK गोपालन केस इन विच द सुप्रीम कोर्ट हैड प्रोपाउंडेड द डॉक्ट्रिन ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूसिविटी। मेनका गांधी के लॉयर ये कहना चाह रहे थे कि आप आर्टिकल 19 और 20 को, आर्टिकल 19 और 21 को एक साथ पढ़िए, ठीक है? एक साथ रीड कीजिए, राइट? आउटकम: अ लॉ हैज टू बी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल। अब इस फाइनल केस में इमरजेंसी हट चुकी थी, इंदिरा गांधी की सरकार जा चुकी थी, सुप्रीम कोर्ट बोला। Fortunately, Supreme Court took a 180-degree U-turn on this issue in the Menaka Gandhi case. AK गोपालन से
the case came to full round. The case came a full round. The provocation was the arbitrary law that had allowed the Janata Party government to take away Menaka's passport without any remedy. Importing the American, इस केस में American concept of due process Supreme Court ने import किया, and Supreme Court ruled that procedure established by law for depriving somebody of his or her life or personal liberty had to be just, fair and reasonable. This passport related case led judiciary to import DPL feature of American Constitution. Clear? Done for everyone? तो अब यहाँ पे देखोगे इंटरप्रिटेशन ऑफ वन आर्टिकल इज अफेक्टिंग द इंटरप्रिटेशन. आर्टिकल 14 में क्या दे रखा है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज इन इक्वल सर्कमस्टांसेस, है ना. देन आर्टिकल 19 फ्रीडम्स की बात करता है. आर्टिकल 21 और आर्टिकल 19 बहुत क्लोजली रिलेटेड हैं. कैसे? आर्टिकल 19 आपको फ्रीडम्स देता है. आर्टिकल 21 को पूरी तरह से लाइफ को एंजॉय करने के लिए ये फ्रीडम ज़रूरी है. Freedom of speech and expression, freedom to move around, freedom to form associations and so many other things, freedom to do any business. ठीक है, तो तीनों चीज़ें रिलेटेड हैं. और दूसरा equality before law. Anybody cannot be discriminated against merely because he or she is a political representative or spokesperson. ठीक है, तो तीनों चीज़ें एक साथ इनका बनता है गोल्डन ट्राइंगल. गोल्डन ट्राइंगल इन दी फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 21, 19 और 14 के साथ बनता है. ये तीनों राइट्स को सुप्रीम कोर्ट ने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट राइट्स कहा कॉन्स्टिट्यूशन में, अलॉन्ग विद वन फंडामेंटल राइट्स में, अलॉन्ग विद आर्टिकल 32 राइट टू अप्रोच कोर्ट्स इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स. एनी डाउट्स? यहाँ पे देखोगे the meaning of liberty under Article 21 is of widest amplitude. Articles 19 and 21 are not mutually exclusive, rather they are mutually inclusive. That is a law coming under Article 21. अब देखो ये कह दिया कि Article 21 के तहत किसी को प्रोसीजर एस्टैब्लिश करके हमने लॉ पास कर दिया. ठीक है, that law has to conform to the provisions of Article 19. In other words, a law made by a legislature which seeks to deprive a person of his personal liberty must prescribe a procedure for such deprivation. And the procedure must not be arbitrary. ठीक है? A law made by the legislature which seeks to deprive a person of his liberty must प्रिस्क्राइब अ प्रोसीजर फॉर सच डेप्रिवेशन, कि क्या है, किस लिए ये किया जा रहा है. एंड द प्रोसीजर मस्ट नॉट बी आर्बिट्रेरी, मनमाना तरीका नहीं हो सकता. ठीक है, क्योंकि फ्रीडम्स जो हैं, फिर आप आर्टिकल 21 में अगर ये लिखा है कि चलो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के तहत आप किसी को उसकी पर्सनल लिबर्टी छीन सकते हो, लेकिन आर्टिकल 19 में तो कहीं नहीं लिखा. आर्टिकल 19 तो ब्लैंकेट वे में आपको आपके फ्रीडम्स देता है. समझ में आया? डन. सो दिस इज देयर. क्लियर है ये सबको? हाँ जी. अब एक्सप्लेन लॉ इन आर्टिकल 21 and Article 300A. Article 300A is right to property. Article 21 is right to life. Nobody should be deprived of his land except according to procedure established by law. A procedure established by law, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 31A में लैंड एक्विजिशन एक्ट को इंटरप्रेट किया है, कॉम्पेंसेशन दिए बगैर किसी की जमीन छीनी नहीं जा सकती. समझ में आया? वहां पे भी प्रोसीजर ये जो है ड्यू कॉम्पेंसेशन देना, ऐसा नहीं कि उसको मूंगफली के दाने दे दिए, पीनट्स दे दिए, नहीं. आर्टिकल 300A में ले जाने के बावजूद भी लैंड एक्वायर तो की जा सकती है. पहले क्या था? पहले 19 क्लॉज F
राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था, वो एब्सोल्यूट राइट था। वहां पे ये नहीं लिखा था कि नोबडी शुड बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लैंड एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। आर्टिकल 19 में जो राइट्स दे रखे हैं वो मोर ऑफ एब्सोल्यूट राइट्स हैं, है ना, एक्सेप्ट अ फ्यू एक्सेप्शंस। तो आर्टिकल 19 में राइट टू प्रॉपर्टी के होने की वजह से ए.के. गोपालन जैसे लोगों के और बाकी जमींदार जो लोग थे उनकी प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं की जा पा रही थी। इसलिए आर्टिकल 300A को फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर से हटा के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया। अब क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया तो वहां पे भी मीनिंग ऑफ लॉ लिखा है, नोबडी शुड बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लैंड एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। सुप्रीम कोर्ट ने उसको इंटरप्रेट करते हुए भी ये कहा है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ शुड नॉट डिप्राइव अ पर्सन ऑफ हिज और हर लाइवलीहुड, रोजगार के अवसर उसके नहीं छीने जा सकते। अगर भूमि एकमात्र, अगर लैंड is the only means of livelihood for a farmer, then you have to give him adequate compensation while acquiring his land along with normal rate of return for next 10-15 years. Clear? Clear to everyone? यहाँ तक पढ़ना, अभी आगे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब इस सब कारगुजारी में 2010 में 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक ये बहुत अच्छी बात कही, जुडिशरी बाय प्लीज राइट डाउन, एक स्टेटमेंट है अच्छा सा, जुडिशियरी यस रुबीना, judiciary by interpreting and reinterpreting the constitution, judiciary by craftily interpreting and reinterpreting the constitution has given more power to itself. डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ये बात 2009-10 में कही थी किसी लॉ के किसी फंक्शन में, ठीक है। उनका मतलब ये था कि धीरे धीरे से जो बेसिक स्ट्रक्चर, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, री इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21, जजेस अपॉइंटिंग देमसेल्व्स, ये धीरे धीरे से जो प्रोविजंस हुए हैं, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ की जगह ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का डॉक्ट्रिन को लेके आना, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज डॉक्ट्रिन को लेके आना, धीरे धीरे से जुडिशरी ने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा पावर्स दे ली हैं। समझ में आया? Implied fundamental rights. Article 21 is the most widely interpreted fundamental right. Article 21 by the Supreme Court has opened a new chapter on human rights. In several cases, the court has held the following as implied fundamental rights: right to privacy, right to dignity, right to speedy trial, right to travel abroad. Just 1 minute guys. Right to travel abroad. Clear? Then right to clean environment, ban on polluting vehicles, right to livelihood, right to marriage, right against torture, right against bonded labor, right to legal aid, right to food, and all these things, right? Now, clear to everyone? Right to privacy, right to dignity, right to speedy trial, ये सारे धीरे धीरे से, राइट टू ट्रेवल अब्रॉड मेनका गांधी केस में निकल के आया। लाइवलीहुड कि जो भिखारी हैं या फिर जिनको हम बेगर्स कहते हैं या फिर जो बार डांसर्स हैं, इफ़ दे आर डांसिंग एज अ पार्ट ऑफ देयर हॉबी दैट इज कवर्ड अंडर आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19 क्लॉज जी राइट टू कैरी ऑन एनी प्रोफेशन। ठीक है, ये एक मतलब हो गया। दूसरा, इफ दे आर डूइंग इट फॉर देयर लाइवलीहुड देन इट इज कंसिडर्ड अंडर आर्टिकल 21। राइट टू मैरिज,
राइट टू मैरिज पहले भी बहुत सारे केसेस में आया, लेकिन अभी रिसेंटली जो केस है हदिया केस, उसको हम डिस्कस करेंगे। राइट अगेंस्ट टॉर्चर, आजकल न्यूज़ में चल रहा है, इसको भी देखेंगे। राइट अगेंस्ट बॉन्डेड लेबर, ये भी देखेंगे आर्टिकल 24 के साथ में। राइट टू लीगल एड, अगर कोई गरीब आदमी अपने लिए लॉयर नहीं हायर कर सकता तो फिर बीइंग ह्यूमन वाला जो केस हमने देखा था। राइट टू फूड इज एन इम्प्लाइड फंडामेंटल राइट, ये भी कहा है। यस अभी भी देखो साकेत, आप जो कह रहे हो, व्हाट बैकग्राउंड आर यू फ्रॉम साकेत? देखो वर्जिनिटी टेस्ट या वेजाइनल टेस्ट जो आप बोल रहे हो, रेप के बाद आज भी इनह्यूमन वे से गर्ल्स को ये कहा जाता है अंडरगो 2 finger टेस्ट, अंडर विच अ डॉक्टर इंसर्ट्स द 2 fingers into the vagina of the girl who is alleging to have been raped, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं वर्जिनिटी टेस्ट के लिए कहना, और ये सारी चीज़ें इसमें कवर होती हैं। क्लियर? Clear to everyone? So this is there. Now, examples of contemporary relevance. Land Acquisition Act. Acquisition of law as per the procedure. साकेत कोई डाउट है तो पूछ सकते हो? All right. So, acquisition of law as per procedure established by law. But in the guise of procedure, state cannot give peanuts. जो आपने land acquisition का पूछा था, compensation has to be fair. Even if it has been deleted, even if right to property को जो डिलीट करने का पर्पस था वो ये था, जो बड़े बड़े जमींदार हैं, जो सिंधिया फैमिली है, राइट, बुआ और भतीजे का जो विवाद चल रहा है, उसमें 30,000 करोड़ की प्रॉपर्टी के बारे में क्लेम है ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऊपर, कि बुआ ने बोला है कि पैसे दो, ठीक है। मैडम वसुंधरा राजे जो ऑनरेबल फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं नाउ, तो वो उन लोगों की प्रिंसली स्टेट्स की राजे रजवाड़ों की प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के लिए था। प्रिवी पर्सेस, रानियों महारानियों को, राजों को, उनको पेंशन के हक दिए गए थे, 5-5, 10-10 लाख रुपए महीने की पेंशन उस टाइम पे प्रोमिस किए गए थे कि हम आपकी लैंड एक्वायर कर रहे हैं, सो एज टू ब्रिंग अबाउट जमींदारी अबॉलिशन एक्ट और ये सब इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज एक्ट्स, ठीक है, सो एज टू ब्रिंग अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन। तो उनके लिए थे, लेकिन जिन लोगों के लिए ज़मीन जोरू के बराबर है, ज़मीन जो है जोरू के बराबर है, ज़मीन माँ है, बेटी है, वो उन लोगों के लिए नहीं थे। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है लाइवलीहुड के आर्टिकल 21 के अंडर उनका राइट टू होल्ड, राइट टू कीप द पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी विल बी देयर। प्रिवेंशन ऑफ टॉर्चर, एक्सट्रैक्शन ऑफ ट्रूथ बाय यूजिंग अनफेयर इनह्यूमन मीन्स इज अनजस्ट। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, arbitrarily setting the period of 20 weeks is wrong, ठीक है। हमारी कंट्री में फीटस को भी ये माना जाता है कि फीटस की जो सर्वाइवेबिलिटी है वो आफ्टर 20 वीक्स सस्टेनेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है, इसलिए उसको माना जाना चाहिए। Clear? So these things are there. Clear? This way judiciary has increased its power to a great extent as the term reasonable can be invoked by judiciary without any reason. Reasonable, किसी को भी जुडिशरी का जो मन कहेगा वो रीजनेबल हो जाएगा या फिर अनरीजनेबल हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट was not wrong in doing this. It can be traced to Article 14 right to equality and Article 20 no retrospective clause only criminal laws. तो धीरे धीरे से जुडिशरी ने जो अपने आप को पावर दी है वही कंट्री के हित में थी, और आर्टिकल 21 का सहारा लेके ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया गया है। देखो मैं वही समझाना चाह रहा हूं, लैंड एक्विजिशन एक्ट जो है वो आज एक उन लोगों के लिए, अगर मैं ये कहूं कि मैं एक किसान हूं और आई एम द एक्चुअल टिलर ऑफ लैंड और मेरे पास जितनी ज़मीन है वो मेरे लिए सफिशिएंट है, ठीक है, तो वो मेरा राइट टू लाइवलीहुड के अंडर आर्टिकल 21 के अंडर कवर हो जाएगा। लेकिन मैं एक अगर
ऐसा ज़मींदार हूँ जिसकी बहुत ज़्यादा एकर्स ऑफ ह्यूज एक्सपेंसेस ऑफ लैंड है। सिंधिया के बारे में बोलते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में, मध्य प्रदेश में यदि किसी भी ट्रेन से जा रहे हो, ट्रेन के इस तरफ देखो उस तरफ देखो, दोनों तरफ सिंधिया की लैंड है, ठीक है, इतनी ज़्यादा ज़मीन है। तो उन लोगों के लिए राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं है, बट जिन लोगों के लिए राइट टू प्रॉपर्टी मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है, सस्टेनेबल फार्मिंग, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जो सेल्फ सस्टेनेबल फार्मिंग कर रहे हैं उनके लिए, सस्टेनेंस फार्मिंग जिसे बोला जाता है, ठीक है। ये मतलब इफ़ एनी माइनॉरिटी, बाद में माइनॉरिटी के बाद आर्टिकल 29 एंड 30 पे आएंगे, ठीक है। तो ये मतलब था इसका आर्टिकल 21 का लिटरल मीनिंग। अब इससे गोल्डन ट्रायंगल, ये थोड़ा सा खुद पढ़ोगे, गवर्नमेंट इन मेनका गांधी केस, ये सारा जो चीज़ मैंने समझाई है उसी का ही सारांश है, क्लियर। ये आर्टिकल 19, 21 एंड 14 गोल्डन ट्रायंगल का पार्ट है। आर्टिकल 21 का एनालिसिस में बहुत सारी चीज़ें हैं। डज राइट टू डिग्निफाइड लाइफ इंक्लूड राइट टू डाई विद डिग्निटी, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट यूथेनेशिया, राइट टू सुइसाइड इज नॉट अ राइट इन इंडिया, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं आज हम। आर्टिकल 22, फिर उसके बाद आर्टिकल 22 से पहले वी हैव टू डिस्कस आर्टिकल 21A, देन राइट टू प्राइवेसी, आधार केस। ऑल दीज PDF फाइल्स विल बी शेयर्ड विद यू, क्लियर। इसको थोड़ा सा पढ़ लेना आज रात में बैठ के, बहुत लेंदी सी PPTs, मतलब इसमें कुछ एंगल्स हैं जो कि मैं ही समझा पाऊँ तो बेटर रहेगा। पहले एक बार समझ लेंगे फिर उसके बाद, क्लियर। फंडामेंटल राइट, कैसे ये केस इवॉल्व हुआ, राइट टू प्राइवेसी केस, तो इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा एक बार, फिर ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सेक्शन 57 ऑफ RTI एक्ट वॉज डिक्लेयर टू बी अ फंडामेंटल राइट, ओके। Section 57 was declared to be abrogating the fundamental right, Article 21। तो स्टेट का क्या कहना था इस केस में, ये सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। और यूथेनेशिया के ऊपर एक और PDF है इसी कलर का, उसे भी डिस्कस करेंगे, क्लियर। प्रिज्म ऑफ आर्टिकल 21। लेट मी शेयर दीज PDF files with you on the Telegram group. Just 1 minute. अमिता, आपको टेलीग्राम पे मैसेज करना होगा, मेरे को मैसेज करके नहीं कुछ होगा। हैव यू मैसेज ऑन द टेलीग्राम ग्रुप? मैसेज ऑन @Jatin Verma 0509, दिस इज़ माई पर्सनल प्रोफाइल टेलीग्राम ID, उस पर आप मैसेज करोगे तो आप इमीडिएटली ऐड कर दिए जाओगे। सो द PDF फॉर टुमारोज क्लास हैज़ बीन शेयर्ड इन एडवांस। तो कल इस आर्टिकल 21 को शायद वाइंड अप कर देंगे, आज नहीं। आज इसको थोड़ा रिवाइज करोगे अच्छे से तीनों केसेस को, ठीक है। You did ping me about tomorrow's mocks. In case I'm unable to give the mock, kindly share the question papers PDF. Yes, Rubina, I came across a mail. You've said that you've got an exam and you want the test tomorrow to be postponed for 12:30. We'll consider that, but some processes have been created and I cannot intervene in those processes. It will disturb the entire process then, okay. I hope you would understand. I hardly get time for all these things. ये अभी शेयर हो जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है गाइज। आज के लिए थोड़ा जल्दी वाइंड अप कर रहा हूँ क्लास को। लिटिल टायर्ड टुडे बिकॉज ऑफ बैक टू बैक क्लासेस थ्रू दिस वीक। ऑलराइट,
सो सी यू टुमारो फॉर द करंट अफेयर्स क्लास. जिन लोगों ने करंट अफेयर्स क्लास नहीं ज्वाइन करी है उनको विदाउट एनी अदर थिंग आई वुड से, विदाउट एनी अदर यू नो इंटेंशन और व्हाट टू से, कोई और बिना किसी मोटिव के मैं ये बोल सकता हूँ कि दैट इज़ वन बैच विच ऑल ऑफ यू शुड बी ज्वाइनिंग, बिकॉज उसमें जो करंट अफेयर्स हम डिस्कस कर रहे हैं वो करंट अफेयर्स will go a long way in determining your application of the theory that we are reading. Okay, just the PDF in case I miss. Okay, PDF will be shared, not a problem. Okay, तो जो लोग सिर्फ पॉलिटी में हो या किसी और बैच में हो या किसी इकोनॉमी में भी हो, पॉलिटी इकोनॉमी में हो, करंट अफेयर्स वाला बैच कवर कर लेना. ठीक है. Any doubts? I can entertain your doubts. Tomorrow being Saturday, we will be giving 15-20 minutes to the doubts shared by those who watch the recorded sessions. तो जिन जो ऑफिस गोअर्स हैं, वर्किंग हैं, उनके कुछ डाउट्स हैं, उनको शेयर करेंगे कल. क्लियर? Anybody, any doubt or any other issue? Rubina will take care of the PDF, don't worry. Okay. Done? Thank you everyone. Thank you guys. तुम लोग गुस्सा हो गए क्या? Uh, 15th of September is the date which the team tells. By then the you would be able to watch these classes on the application. Okay. Child slavery article 21, article 24 ये सब चीज़ों में आती है. बेगरी को डिस्कस करेंगे, प्रोस्टिट्यूशन को डिस्कस करेंगे, ये सब चीज़ें. ठीक है. ऑल राइट. थैंक यू फॉर टुडे गाइज. थैंक यू एवरीवन. बाय बाय.